सो देखो पिछले वाले वीडियो में मैंने क्या किया ना कि एनालिसिस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस कैसे करना है उसको सिखा दिया एंड अपना इंटर कंपनी रेट कैसे करना है वो सिखा दिया। एक्चुअली पिछले वीडियो में मैंने सम्स को इसलिए सॉल्व नहीं कराया क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी बड़ा होता है। तो अब इसमें हम लोग सम्स सॉल्व कर लेते हैं जो मैंने पार्ट 4 में डाला था ना सम्स स्टार्टिंग के वीडियो में, वही वाला सम्स है या फिर इस वीडियो में मैंने अटैच कर दिया है। तो आप सम्स लिख लें, मैं एक बार सम्स पढ़ता हूँ, ठीक है। देखो, प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ सुमन लिमिटेड एंड ईमान लिमिटेड। सुमन लिमिटेड का इक्विटी शेयर है 9 लाख, ईमान का है 3 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 6,60,000, 2,10,000, नॉन करेंट लायबिलिटी में अदर करेंट लायबिलिटी है 1,50,000, 1 लाख है सुमन में और 50,000 है ईमान में। करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल 1,05,000 और 52,000 रेस्पेक्टिवली। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दिया हुआ है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 24,000 ये क्या है ईमान लिमिटेड, मतलब जो मैंने ईमान लिमिटेड में लगाया था ना पैसा सुमन लिमिटेड ने, उसका अमाउंट दिया है कितना 5,10,000, तो इसको एलिमिनेट करना होता है। इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवलेंट। फिर नोट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया है, अदर इंफॉर्मेशन में देखते हैं क्या बोलता है। The balance in the statement of profit and loss of Iman Limited stood at ₹45,000 on 1st April, whereas general reserve stood as 50,000 on that date। यानी कि जब 1 अप्रैल को लिखा गया था ना, मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो कितना था प्रॉफिट था 45,000 और जनरल रिजर्व था 50,000। आज के दिन में अगर हम ईमान लिमिटेड का देखें तो कितना है, नोट्स टू अकाउंट्स में देखो एक बार, अगर हम रिजर्व देखें तो 1,20,000 हो गया है और 90,000 हो गया है अपना बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो 1,20,000 रिजर्व हो गया है और पहले तो 50,000, तो कितना हो गया 70,000 रुपये हो गया। अभी 70,000 क्या पोस्ट एक्विजिशन है या प्री एक्विजिशन है, तो देखो हमने ढूंढना होगा कि डेट कब मैंने अक्वायर किया, देख लेंगे क्या है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 90,000 हो गया है और पहले था कितना 45, यानी 45 ये हम लोग इस साल कमाए हैं। देख लेंगे क्या है, पोस्ट है या पोस्ट है, इसमें कुछ प्रोपोर्शन प्री है कि पोस्ट है पूरा है। डेट ऑफ एक्विजिशन सबसे पहले देखना है। पॉइंट नंबर 2 में बोलता है सुमन लिमिटेड अक्वायर 80% शेयर्स इन ईमान लिमिटेड ऑन 1 अक्टूबर 2018। बस 1 अक्टूबर 2018, मतलब बैलेंस शीट जो बैलेंस दिया है ना 45,000 एंड 50,000, ये कब दिया था 1 अप्रैल को, लेकिन अब और 31 मार्च को ये बैलेंस कितना हो गया था, ये हो गया था 90,000 और ये हो गया था 1,20,000, तो ये 70,000 या 45,000। अगर ये 4 को अक्वायर कर लेते तो ये पूरा का पूरा 45 पोस्ट और ये पूरा का पूरा 70 के बाद पोस्ट, लेकिन हम बीच में अक्वायर कर रहे हैं। बीच में अक्वायर कर रहे हैं मतलब 1 अक्टूबर को अक्वायर कर रहे हैं, यानी कि ये जो 75,000 रुपया कमाए ना यहाँ पे और यहाँ पे 45,000, ये इस साल का नहीं है, मतलब सिर्फ पोस्ट नहीं है, 6 महीना है प्री और 6 महीना है पोस्ट। इस बात को ध्यान रखना है। अगर आपने मिडिल ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द ईयर या कभी भी साल के इधर उधर अक्वायर किया है तो आपको क्या करना होगा, साल में जितना कमाया उसको प्रोपोर्शनल बेसिस में बांटना होगा। जितना दिन पहले अपने आपको, जितना दिन अक्वायर के पहले था उसको प्री और उसके बाद वाला पोस्ट, आपको ये काम करना होगा। करेक्ट है, इसीलिए डेट ऑफ एक्विजिशन पक्का से ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं नंबर 3, इंक्लूडेड इन डेटर्स ऑफ सुमन लिमिटेड इज अ सम ऑफ 18,000 ड्यू फ्रॉम ईमान लिमिटेड फॉर गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। बोलता है ना कि जो डेटर्स पड़ा हुआ है ना सुमन लिमिटेड में, उसमें 18,000 को ईमान लिमिटेड से लेना है। अब मैंने बोला ईमान लिमिटेड से लेना है, तो मैंने बोला ठीक है, ईमान लिमिटेड के क्रेडिटर्स में 18,000 पड़ा हुआ और सुमन लिमिटेड के डेटर्स में 18,000 पड़ा हुआ, इसको भी एलिमिनेट करेंगे, प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए करेंगे तो पूरे डिटेल में समझ लेंगे। फिर बोलता है कि स्टॉक भी पड़ा हुआ है, स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, तो 20,000 का स्टॉक भी पड़ा हुआ है, तो मैं वो भी देख लूंगा कितना है, क्योंकि जो सप्लाई किया था ईमान लिमिटेड ने सुमन लिमिटेड को, उसमें से 20,000 का स्टॉक अभी भी पड़ा हुआ है। ठीक है, बेसिकली ईमान लिमिटेड का सुमन लिमिटेड ने ईमान लिमिटेड को सामान बेचा था और जो सामान बेचा था उसमें से अभी भी हाफ ऑफ द गुड्स जिसका वैल्यू है 20,000 अभी भी उसके ग्राउंड में पड़ा हुआ है। उसका वैल्यू देख लेंगे क्या होता है, इंपैक्ट बना चुके हैं पिछले वीडियो में, कैसे करना है सेम टू सेम अपने करना। चलो सॉल्व करना चालू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या बोला था मैंने कि निकालो कि कितना कितना प्रोपोर्शन किसका है, प्रोपोर्शन ऑफ होल्डिंग शेयर्स, होल्डिंग शेयर्स। ठीक है, सुमन लिमिटेड कितना अक्वायर करती है, किस तारीख को अक्वायर करती है, 1/10 को अक्वायर करती है, 1 अक्टूबर को, ईयर नहीं दिया 2022 में, 80% अक्वायर करती है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो माइनॉरिटी का कितना होगा, माइनॉरिटी का कितना होगा 20% होगा, ये बात क्लियर होगा। तो माइनॉरिटी आ गया और होल्डिंग आ गया फर्स्ट। दूसरा हम लोग निकालते हैं टाइम रेशियो, अगर साल के बीच में अक्वायर हो गया है तो टाइम रेशियो निकाल लेते हैं, टाइम रेशियो।
ये हो गया सब, ये वर्किंग नोट में जाएगा, ध्यान रखना। स्टेप 1 स्टेप 2 टाइम रेशियो कितना होगा, अगर हम बात करें तो 1 4 31 3 बीच में अपायर किया कब 1 10, तो ये 6 महीना ये 6 महीना, तो 6:6 यानी कि 1:1 के रेशियो में सब चीज बटेगा। मतलब जो प्रॉफिट और रिजर्व जो है ना, जो इस साल आपने कमाया है, सिर्फ इस साल नहीं कमाया है, मतलब सिर्फ इस साल कमाया है, बट सिर्फ पोस्ट नहीं है, इसमें कुछ फ्री है और कुछ पोस्ट है, और इसे किस रेशियो में बांट लेंगे 1:1। अगर ये 3 होता ना होता तो 1:3 होता, तो रेशियो आपको बनाना पड़ेगा। करेक्ट, ये हो गया स्टेप 2। अब आते हैं स्टेप 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 3 स्टेप 3 क्या होता है, एनालिसिस। क्या होता है, एनालिसिस ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट। ठीक है, अब अगर तुम लोगों को ध्यान है तो इसमें मैंने बनाया था क्या, 3 कॉलम बनाया था, 1 2 3 4। ये होगा पर्टिकुलर्स, ये होगा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड रिजर्व, ये होगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, और ये होगा पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। बात समझ में आ रहा है ना, ये पोस्ट, ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड रिजर्व, प्रॉफिट एंड रिजर्व इसमें कहा जाएगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। अब आते हैं यहाँ पे सबसे पहले प्रॉफिट वाला काम कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑन 31/3 कितना है, 31/3 मान लेते हैं 90,000। ये 90,000 दिया हुआ होगा, देखो तुम लोग जाके ईमान लिमिटेड के, ये ईमान लिमिटेड का हम लोग एनालिसिस करते हैं जो कि सब्सिडियरी है मेरा। ईमान लिमिटेड में कितना दिखा है 90,000, माइनस करो स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑन 1/4/2018, ये कितना था 45,000। तो इस साल मैंने कमाया कितना है 45,000, कमाया मैंने 45,000 है इस साल, लेकिन क्या ये 45,000 पूरा इस साल का है, नहीं, पूरा इस साल का 45,000 नहीं है। इसको बांटना होगा, पहला तो प्री एक्विजिशन में 45,000, रेशियो क्या था इनटू 1/2 1:1, मतलब तो ये प्री एक्विजिशन हो जाएगा 22,500 और ये हो जाएगा 22,500। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो प्री 22,500 और ये प्री 22,500। अब देखो ये 90,000, ये पोस्ट 22,500, ये 90,000 और 45,000, ये 90,000 और ये 45,000 में से 45,000 जो रुपया तो पहले ही कमा चुके थे, तो ये तो पूरा का पूरा क्या था, ये तो पूरा का पूरा प्री था। 45,000 में से हम बांट के प्री हो गया मेरा 22,500 और ये 22,500 पोस्ट, जो कि मैंने इस साल का मैटर है, जो पहले 45,000 पड़ा हुआ था, ये पूरा का पूरा क्या था प्री था ना, इसको प्री है। नेक्स्ट सेम टाइम करेंगे। तो लोग मन में डाउट आ रहा होगा कि भैया अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का मतलब कुछ नहीं है, देखो या तो आप अनरियलाइज्ड प्रॉफिट यहां पे कर सकते हो, या फिर जब आप बांटोगे ना होल्डिंग और सब्सिडी को दोगे ना, तो आप करेंगे, मैं करवा के दिखा दूंगा साहब। अब आते हैं रिजर्व। तो प्रॉफिट का काम हो गया रिजर्व। तो रिजर्व एज ऑन 31/3/19 कितना हो गया है 1,20,000, एज ऑन 1/4/2018 कितना था अपना 50,000, तो ये कितना हो गया 70,000। क्या 70,000 इस साल का मैं, हाँ इस साल का मैं, इस साल ट्रांसफर किया इस साल, लेकिन क्या पूरा पोस्ट है नहीं, आधा पोस्ट आधा प्री। तो सबसे पहले प्री एक्विजिशन रिजर्व, यहाँ पोस्ट लिखना, नंबर 2 यहाँ पोस्ट लिखना, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 45,000 इनटू 1/2। अब यहाँ प्री एक्विजिशन रिजर्व कितना होगा सेम 70,000 इनटू 1/2, मतलब 35,000 हो गया प्री। सेकंड में हो जाएगा पोस्ट, सेम 70,000 इनटू 1/2, ये हो गया 35,000। अगेन मैं बोलूंगा कि यहाँ 70,000 जो मैं कमा रहा हूँ, ये 70,000 मेरा पूरा का पूरा क्या है, आधा प्री आधा पोस्ट, लेकिन जो 50 तरह से कमा के रखा था, ये तो पूरा का पूरा क्या है मेरा प्री है, ये पूरा का पूरा मेरा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, ये 35,000 यहाँ पे जाएगा, 35,000 रिजर्व वाले कॉलम में चला, पोस्ट का कॉलम अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, टोटल करो तो ये कितना होगा 45, ये टोटल हो जाएगा तुम्हारा 1,52,500, ये हो जाएगा 22,500 और ये हो जाएगा 35,000। करेक्ट।
अब इसको बांट दो किसके किसके बीच में, माइनॉरिटी को माइनॉरिटी का हिस्सा और बचा हुआ होल्डिंग का हिस्सा। सो देखो माइनॉरिटी का कितना होगा, माइनॉरिटी का इस केस में होगा 1/5 और ये 4/5। सो 1/5 चला गया यहाँ पे, 1/5 कितना होगा इसका 30,500। तो बचा हुआ पोर्शन 1,22,000 किसका हो गया, होल्डिंग का हो गया। किसका हो गया, होल्डिंग का हो गया। इस 1,22,000 के लिए वो पेमेंट करेगा होल्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ होगा 4,500 और ये हो जाएगा 18,000, ये हो गया पोस्ट। यहाँ पे अगर बात करें तो ये हो जाएगा 7,000 और यहाँ पे हो जाएगा 28,000 पोस्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या क्या किया, मैंने एनालिसिस ऑफ रिजर्व, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस ऑफ रिजर्व में मैंने क्या किया, आज के दिन मेरा प्रॉफिट कितना है, माइनस स्टार्टिंग के जिस स्टार्टिंग के साल के स्टार्टिंग में कितना था 45,000, अब ये 45,000 आ गया। क्या 45,000 पूरा पोस्ट है, नहीं, मैंने बोला कि साल के बीच में मैंने एक्वायर किया था, तो 6 महीना हो गया मेरा पोस्ट, 6 महीना हो गया प्री, मैंने टाइम का रेशियो निकाला और दोनों को बांट दिया इक्वली, तो 22,500 चला गया प्री में, 22,500 चला गया पोस्ट में। सिमिलरली रिजर्व के साथ किया, 1,20,000 मैंने 50,000 किया, तो ये 50 का था, ये 70,000 को पहले से 50,000 बांट दिया। अब यहाँ तक ये 45,000 रुपया और यहाँ जो 50,000 रुपये तो पहले से कमा कर रखा, तो ये तो पूरा का पूरा फ्री है, पूरा पूरा फ्री है। पोस्ट किसका निकाला जाता है, जिस साल आपने एक्वायर किया उस साल का अगर आपने काम किया है, जितना आपका पोस्ट है पोस्ट में लिखा है, करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप जो अपने करते हैं उसमें निकालते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, स्टेप 4। स्टेप 4 क्या निकलता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि आपने पेमेंट कितना किया और आपको मिला कितना। तो देखो पेमेंट कितना किया, क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दिया होगा, क्वेश्चन का एडजस्टमेंट नंबर 2 तुम लोग देखा तो लिखा है सिर्फ कि उसने एक्वायर किया कितना परसेंट, 80%। हाँ ना, दाम भी दिया हुआ है 5,10,000 रुपया, और यही 5,10,000 कहाँ पे दिया हुआ है, बैलेंस शीट में देखेगा सुमन लिमिटेड के लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट इन इमान लिमिटेड 5,10,000। तो देखो मैंने लगाया कितना है 5,10,000, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 5,10,000 इन इमान लिमिटेड, करेक्ट। 5,10,000 मिला कितना, देखो सबसे पहले मिला मेरे को प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट, फिर मिला मेरे को प्री एक्विजिशन का रिजर्व, फिर मेरे को मिला, अच्छा इन दोनों को मिला के एक साथ भी लिख सकते हैं जो अपने कॉलम में निकाल चुके हैं, माइनस मेरे को प्रोपोर्शनेट, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं तुम लोग, प्रोपोर्शनेट शेयर कैपिटल, यही मिला मेरे को। देखो टोटल शेयर कैपिटल था कितना, 3 लाख रुपया। देखो तुम लोग बैलेंस शीट उठा के ईमान का 3 लाख, इसका 80% मेरे को मिलेगा, मतलब 2,40,000 मेरा होगा, करेक्ट बात है, ठीक है। फिर देखो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और प्री एक्विजिशन रिजर्व मैंने तो निकाल लिया कि 1,22,000 होगा। देखो अगर ये किसी का सही हो गया एनालिसिस ऑफ रिजर्व तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मतलब आगे जाके सही ही होगा। तो प्री एक्विजिशन रिजर्व कितना है 1,22,000 और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और रिजर्व हम यहाँ माइनस कर देंगे 1,22,000, यहाँ मेरा वर्किंग नोट से आ चुका है और इसको जब माइनस करेंगे तो देखो हमने पेमेंट कितना किया 3,62,000, मिला कितना, सॉरी पेमेंट कितना किया 5,10,000, मिला कितना 3,62,000, तो यानी कि 1,48,000 आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़ा, यानी कि आपने गुडविल लिया, आपने गुडविल के लिए उसको ज्यादा पेमेंट किया हुआ है। बात समझ में आया, जितना मेरे को लगा माइनस जितना मेरे को मिला, ज्यादा मैंने पेमेंट किया है तो गुडविल, कम मैंने पेमेंट किया है तो कैपिटल रिजर्व। समझ में आया कि नहीं आया, चलो बढ़िया। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब स्टेप 4 में आता है, स्टेप 5 क्या हुआ, ये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट मतलब होल्डिंग जो है ना अपना भी प्रॉफिट एंड लॉस ले लेगा और जो उसको सब्सिडियरी से मिल रहा है पोस्ट एक्विजिशन वो भी ले लेगा। तो मैं करता हूं, देखो सबसे पहले बैलेंस इन सुमन लिमिटेड, सुमन लिमिटेड अपना खुद का ले लेगा, तो सुमन लिमिटेड का खुद का बैलेंस कितना दिख रहा है प्रॉफिट में 1,50,000, ठीक है। उसके बाद उसको ईमान से कितना मिला था शेयर ऑफ प्रॉफिट इन ईमान, ईमान से कितना मिला था उसको, बेसिकली देखो प्रॉफिट कैसा मिला था 18,000 रुपया, करेक्ट बात है। अब इससे माइनस होगा इसको एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड,
अब आ जाओ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पर बात करते हैं। सो देखो, अगर ईमान लिमिटेड ने सुमन लिमिटेड को बेचा होता है, यानी कि सब्सिडियरी ने अगर होल्डिंग को बेचा होता है, तो यानी कि सब्सिडियरी में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बचा होता है, तो हम यहीं पे माइनस के तौर पे एडजस्टमेंट करेंगे। बट इस केस में क्या हुआ है, सुमन लिमिटेड ने ईमान लिमिटेड को बेचा होगा, तो सुमन लिमिटेड में फालतू प्रॉफिट जुड़ा होगा। ईमान लिमिटेड अगर सुमन लिमिटेड को बेचा होगा, यानी कि सब्सिडियरी अगर होल्डिंग को बेचा होगा, तो सब्सिडियरी में फालतू प्रॉफिट जुड़ा होगा। अगर होल्डिंग ने सब्सिडी को बेचा है, तो होल्डिंग के सिर्फ में जुड़ा होगा। अगर होल्डिंग में जुड़ा होगा तो सिर्फ ये वाला होल्डिंग का बन रहा है सिर्फ, तो होल्डिंग वाला सिर्फ माइनस होगा। लेकिन अगर सब्सिडियरी में जुड़ा तो यहीं पे माइनस करते हैं, क्योंकि उसका इंपैक्ट अपने को होल्डिंग में भी देना है और माइनॉरिटी में भी देना है। यहाँ तो सिर्फ उसमें जुड़ा हुआ, तो ले लेकर देखते हैं क्या बोलते हैं। पीछे बोलता है ना कि अगर तुम लोग देखेगा तो टिल 31 मार्च 2019 ओनली 1/2 ऑफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड व्हाइल रिमेनिंग गुड्स कॉस्टिंग 20,000 इन द हैंड्स ऑफ ईमान लिमिटेड वर लाइंग इन द गोडाउन्स एज ऑन दैट। मतलब ईमान के अभी भी गोडाउन में 20,000 का माल अभी भी एज इट इज पड़ा हुआ है। अब 20,000 जो है ये अगर तुम लोग देखेगा तो कॉस्ट क्या है, कॉस्ट है। बट ये किसका कॉस्ट है, गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000। चलो अगर हम 20,000 कर लें यहाँ पे, अब प्रॉफिट का अगर हम हिस्सेदारी देखें तो कितना परसेंटेज है, 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। ऑन कॉस्ट प्राइस है ना, तो सीधा हमारे इसका 25% करें तो इतना कितना हो जाएगा, 5,000। लेकिन ऑन कॉस्ट है, लेकिन हमें लेना क्या होगा, ऑन सेल, क्योंकि ये तो सेल प्राइस दिखेगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, सेल प्राइस है, इसलिए 25/125। ये लॉजिक मैं सर तुम लोगों को एफएम वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि परसेंटेज को नीचे प्लस क्यों करते हैं, क्योंकि ऑन कॉस्ट हमेशा प्रॉफिट का परसेंटेज ज्यादा होता है, ऑन सेल हमेशा कम होता है। तो अगर तुम उसको देखेगा ना तो ये आएगा 20 में, तो 0.2 आएगा, यानी कि 20%। तो अगर तुम 20,000 का 20% करेगा तो 4,000 आएगा। वैसे भी प्रॉफिट ऑन सेल अगर 25% है, सॉरी प्रॉफिट ऑन कॉस्ट अगर 25% है, तो प्रॉफिट ऑन सेल 20% होता है। कैसे निकाला आता है सब मैंने बता चुका है एफएम की वीडियो में, जाके आपको देख सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों को प्लस करो और इसको माइनस करो, तो ये आ जाएगा 1,64,000। 1,64,000। अब स्टेप 6 कंसोलिडेटेड रिजर्व, और ये रिजर्व फिर से किसका बन रहा है, ये बन रहा है होल्डिंग के लिए बन रहा है फिर से। अब होल्डिंग के लिए कंसोलिडेटेड रिजर्व, तो पहले तो सुमन लिमिटेड वाला ले लेते हैं। तो सुमन लिमिटेड के रिजर्व में कितना रिजर्व दिख रहा है, सुमन लिमिटेड के रिजर्व में दिख रहा है 5,10,000, और इसको सब्सिडियरी से कितना मिला, ईमान लिमिटेड से इसको मिला 28,000। ये 28,000 ये 28,000, तो ये कितना हो गया 5,38,000। बस हो गया कंसोलिडेशन। अब क्या करना है, लाइन बाय लाइन आइटम को ऐड करना है और माइनॉरिटी का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो माइनॉरिटी का इंटरेस्ट और जो बचा हुआ पोर्शन है कि कंसोल कैसे करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, अदरवाइज वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो होल्ड करते हैं इसको, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। मेरे हिसाब से इसी वीडियो में हो जाएगा, जब मैंने देख रहा हूँ कि 18 मिनट का वीडियो, 18 मिनट के आसपास का वीडियो है, मैं जल्दी से इसी में खत्म करने का ट्राई करता हूँ। देखो स्टेप 7 में हमने क्या निकालेंगे, स्टेप 7 में माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले तो प्रोपोर्शनेट शेयर कैपिटल है ना, उसका भी तो शेयर कैपिटल का हिस्सा होगा, तो कितना होगा, शेयर कैपिटल था क्या पहले कितना होगा, तो देखो 3 लाख, 3 लाख का 20% क्या होगा, माइनॉरिटी का होगा, यानी कि 60,000। बात समझ में आया। अब देखो जैसे प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट अपने उसमें लिए थे होल्डिंग में, उसी तरीके से यहाँ पे माइनॉरिटी का भी आया था। तो देखो यहाँ पे सब में एक साथ कर लेते हैं, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल तो है नहीं, तो देखो सबसे पहले लिख लेते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड रिजर्व, फिर लिख लेते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, फिर लिख लेते हैं पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। तो देखो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड रिजर्व अपना एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व में आ गया था, कितना आया था इसमें 30,500 आया था, इसका प्रॉफिट आया था 4,500 और रिजर्व आया था 7। इसका टोटल अगर हम कर लें तो ये आ जाएगा मेरा 1,02,000। बात समझ में आ रहा है, तो ये आ गया मेरा कितना 1,02,000। करेक्ट। देखो ध्यान रखना, अब मैं बैलेंस शीट कराने जा रहा हूँ, कंसोलिडेशन किस तरीके से करना है। बेसिकली एक काम करना, तुम लोग वर्किंग नोट्स का जो नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बना लेना, ठीक है।
वो तो बना ही सकते हो, मैं पूरा बैलेंस शीट कंसोल करके दिखा देता हूं। कंसोलिडेटेड बैलेंस, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, तुम लोग पूरा बैलेंस शीट लिखेगा एज ऑन 31/3/2019। पर्टिकुलर्स नोट नंबर नोट प्लीज बना लेना। सबसे पहले क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले क्या लिखते हैं अपने, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहले क्या लिखते हैं अपने, शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल कितना लिख लें बोलो तो, शेयर कैपिटल जो है वो क्या हम लोग 3 लाख जो होल्डिंग का सब्सिडियरी का था वो भी लिख लेंगे क्या, नहीं। शेयर कैपिटल सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग का लिखेंगे, सब्सिडियरी का ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि सब्सिडियरी का काम यहाँ 60,000 हो गया और 2,40,000 ऊपर में हो चुका था जब हम लोग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाल रहे थे, तो सीधा लिखेंगे यहाँ 9 लाख रुपया। ठीक है, अब आते हैं रिजर्व्स में। रिजर्व का अगर हम बात करें तो रिजर्व अपना ध्यान रखो, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस निकाले थे ना भाई, तो वर्किंग नोट बनाना, रिजर्व एंड सरप्लस लिखना, सबसे पहले रिजर्व लिखना। तो रिजर्व अपना कितना आया था, रिजर्व बेसिकली आया था अपना 5,38,000 और प्रॉफिट कितना आया था 1,64,000। तो हमको यहाँ पे लिख के दिखा देना 5,38,000 प्लस 1,64,000, लेकिन तुम लोग इसको वर्किंग नोट में बनाना, नोट नंबर देना, नोट्स होता है बेसिकली, और दोनों को जोड़ के यहाँ पे ला देना वर्किंग नोट लेके। ये कितना होगा टोटल में मेरा 7,02,000। बात करेक्ट है। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में आएगा अपना यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। नॉन करेंट लायबिलिटी के ऊपर और शेयर होल्डर के नीचे। नॉन करेंट लायबिलिटी आ गया मेरा कितना है, सॉरी माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट मेरा कितना है 1,02,000। बात समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट, नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी मेरा कितना है, नॉन करेंट लायबिलिटी। तो देखो नॉन करेंट लायबिलिटी का अगर हम बात करें तो नॉन करेंट लायबिलिटी है मेरा, देखो 1,50,000 मेरा नॉन करेंट लायबिलिटी है। और ये नॉन करेंट लायबिलिटी 1,50,000 कैसे आया, अगर तुम लोग देखेगा बैलेंस शीट में जाकर तो सुमन में है 1 लाख और ईमान में है 50,000, दोनों को जोड़ देना है बेसिकली, क्योंकि इसके बारे में तो कुछ एडजस्टमेंट था ही नहीं। तो ये हो गया 1.5 लाख। उसके बाद अगर हम बात करें तो है अपना ट्रेड पेएबल। करेंट लायबिलिटी, सॉरी करेंट लायबिलिटी में क्या है यहाँ ट्रेड पेएबल। तो सुनो ट्रेड पेएबल कितना आएगा अपना 1,39,000। अब तुम लोग सोचेगा कि 1,39,000 कैसे आएगा, तो देखो ट्रेड पेएबल 1,05,000 है प्लस 52,000, दोनों को जोड़ लिए नॉर्मल ऐड हो गया। लेकिन 1,05,000 प्लस 52,000 करेगा तुम लोग कितना आएगा 1,57,000। बट ध्यान रखो एडजस्टमेंट में बोला था कि 18,000 रुपया जो है क्रेडिटर्स जो कि ईमान लिमिटेड उसको लेना है सुमन लिमिटेड को, तो ये तो एडजस्टमेंट माइनस करना होगा, क्योंकि ईमान लिमिटेड का जो 52,000 है इसमें से 18,000 तो सुमन को ही देना है, तो ये माइनस करना होगा। तो ये आएगा 1 लाख, तो ये कितना आ जाएगा 1,39,000 और ये हो जाएगा 90। अब बैलेंस शीट का एसेट वाला पोर्शन क्या करना होगा, देखो सबसे पहले नॉन करेंट एसेट्स हम एक बार शॉर्ट में लिख रहे हैं, नॉन करेंट एसेट्स जिसमें सबसे पहले आएगा पीपीपी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। उसके बारे में तो कुछ बोला था नहीं, तो एज इट इज बस ऐड कर देंगे 7,05,000 प्लस 3,12,000, ये हो जाएगा 10,70,000। अब देख लो भाई तुम लोग पूरा लिखेगा, नोट्स टू अकाउंट्स बनाएगा नीचे और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दोनों को जोड़ कर आप नीचे दिखा देगा। नेक्स्ट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, लेंगे क्या, नहीं लेंगे, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट तो एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का काम हो चुका है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के समय। पीपीई हो गया, उसके बाद हम लोग क्या लेंगे इनटैंजिबल एसेट्स। इनटैंजिबल एसेट्स, अब तुम लोग बोलेगा भैया इनटैंजिबल एसेट्स तो बैलेंस शीट में दिख नहीं रहा है। अरे बैलेंस शीट में मत देखो, जो अपने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में निकाले तो गुडविल आया था ना, तो गुडविल भी तो बैलेंस शीट में जाएगा, और गुडविल कितना आया था 1,48,000। 1,48,000। अब आते हैं करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में सबसे पहले आएगा ट्रेड रिसीवेबल्स, और ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है अपना, ट्रेड रिसीवेबल अगर हम बात करें तो ट्रेड रिसीवेबल है अपना 75,000 प्लस 45,000, 75,000
प्लस 45,000, तो क्या दोनों को ऐड कर देंगे? नहीं, 75,000 प्लस 45,000 मेरा कितना होगा? 7 से 11 1,20,000, बट माइनस करेंगे 18,000, क्योंकि सुमन लिमिटेड जो लेने वाला है 75,000, उसमें से 18,000 उसको किससे मिलेगा? ईमान से मिलेगा। यहाँ 18,000 माइनस हुआ, यहाँ पे डेटा से 18,000 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,02,000। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद माइनस करेंगे इन्वेंट्री। क्या माइनस करेंगे? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में क्या होगा देखो, इन्वेंट्री में सबसे पहले 2,70,000 प्लस 1,80,000, ये दोनों को ऐड कर दें? नहीं, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 4,50,000, बट 4,50,000 नहीं, इसमें से जो प्रॉफिट का फालतू का हिस्सा था ना, जो 4,000 रुपए आपने निकाले थे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते समय, वो माइनस कर देंगे, सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा, क्योंकि स्टॉक तो मेरे पास है, 16,000 का स्टॉक है मेरे पास, प्रॉफिट मैंने नहीं कमाया, इसलिए उसका एडजस्टमेंट यहाँ पे करके हटा दिया, तो ये 4,46,000 एंड द लास्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बस दोनों को जोड़ देना है, तो ये होगा 2,05,000 प्लस 75,000, 75,000 सी एंड सी, ये हो जाएगा 2,50,000, टोटल करेंगे तो आएगा 19,93,000। सो ये था अपना कंसोलिडेशन का पूरा सम्स, हम प्रैक्टिस करना है अपने, और भी एक दो सम्स प्रैक्टिस करेंगे। ये रहा अपना पूरा सम्स, इसमें अपने क्या सीखे? इंटरकंपनी डेट कैसे हटाएंगे, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैसे हटाएंगे, स्टॉक में अगर फालतू स्टॉक पड़ा हो तो उसको उसका प्रॉफिट कैसे हटाने वाले हैं। हो गया खत्म? चलो, थैंक यू सो मच।